हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अधगम एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं, यानी बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के चैप्टर अधगम एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 51, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, या वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, या फिर पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है 52, वाई गॉत्स्की के सिद्धांत का नियतार्थ है। क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्ध वाले बच्चों में पाई जाती है, या फिर लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, या अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन? यानी सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता उन बच्चों में पाई जाती हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। हो सकता है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन सी क्या है? इससे प्रत्येक विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन यानी बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, व्यवहार का करना पक्ष खालिस्तान में आता है।
व्यवहार का करना, व्यवहार का यानी करना पक्ष डॉट डॉट में आता है। सीखने के गतिक यानी कोनेटिव क्षेत्र, ये सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। क्या होगा इसका बेस्ट उत्तर? बेस्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका बेस्ट आंसर होगा व्यवहार का करना, व्यवहार का करना पक्ष सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। किसमें है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही बेस्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये होगा, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा इसका सही उत्तर? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा, अपेक्षाएं यानी एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 58। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं यानी पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता यानी उनकी सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, यानी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, या गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा यानी विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगर इसी को यानी नहीं शब्द हटा दिया जाए तो ये तीनों हो जाएंगे। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना,
उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्ष अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही इसका बेस्ट ऑप्शन होगा विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, या फिर व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इसका क्या होगा आंसर? यानी किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। यानी व्यवहार का सीखना नहीं, व्यवहार का अध्ययन सीखना, यानी ये कथन है जो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के ... सिद्धांत से संबद्ध है। क्या होगा? यानी विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? यानी सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबद्ध है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इससे क्या होता है कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला प्रश्न, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये फ्रेंड्स वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। यह सिद्धांत, यह विकास वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। क्रॉस
यानी डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय करना, विद्यार्थियों निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। क्या होगा इसका सही उत्तर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा? करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ऑप्शन डी सही होगा। यानी शिक्षार्थियों का आत्मनियमन अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है 50 यानी 65। क्रिस्टना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों को के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली स्थान की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। क्या होगा? सीखने का आकलन क्या होगा इसका सही उत्तर? बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन ए सही होगा। यानी वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना या निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। या सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कथन, यानी बच्चों द्वारा सीखी गई, यानी बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा यानी कथन सीखने के बारे में सही है। तो सीखने के बारे में सही है। कौन सा? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। स्पष्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? सघन अभ्यासकार, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, या समुचित उपचारात्मक कार्य। क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन? तो इसका सही उत्तर होगा समुचित उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सीखने खाली स्थान है
सीखने डॉट डॉट आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच खाली स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। के लिए संबंधों यानी सीखने के लिए या के लिए अंतर की का अंतर या का भिन्नता, क्या होगा इसका सही ऑप्शन? तो 69 में क्या होगा इसका, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही आंसर क्या है? सही ऑप्शन होगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैडम चाय खाती हैं, यानी मैडम चाय खाती है। बाग विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन बाग विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं बाग विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं बाग विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन, क्या होगा? इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बाग विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को खाली स्थान करते हैं यह सीखने के वातावरण। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या होगा? इसका सही बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। यानी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए, अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अगला है, यदि सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है
क्या है इसका अनिवार्य शब्द का अर्थ। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ योजनाओं में शामिल नहीं है। उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान। क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा योजना की दृढ़ता, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ का क्या अर्थ है। स्वानुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अन्वीक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय नियम एवं विनिमय नियम एवं विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन। तो इसका बेस्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अपने सीखने का स्वयं अन्वीक्षण करने की योग्यता। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ अपने सीखने का स्वयं अन्वीक्षण करने की योग्यता, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो विषय वस्तु में दृश्य का उद्देश्य क्या होगा। यानी ये तो बिल्कुल चौथा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा। फोर्थ तो नहीं होगा बिल्कुल, ये करेक्ट है। तो क्या होगा इसमें। तो इसमें फोर्थ नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। यानी शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में क्या होगा, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना। ये तीनों उद्देश्य हो गए, लेकिन ये चौथा उद्देश्य फोर्थ उद्देश्य नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड। अगला है 77। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। क्या होगा इसका बेस्ट आंसर। तो बेस्ट आंसर होगा सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स उससे बातचीत करेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। क्या होगा इसका बेस्ट आंसर। तो बेस्ट आंसर होगा फ्रेंड्स केवल सीखने की योग्यता। प्रभावी और स्थायी ग्रहण
शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास केवल सीखने की होना चाहिए, केवल सीखने की योग्यता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं दुर्खीम, प्लेटो, किलपैट्रिक और सुकरात। प्रयोजना विधि प्रतिपादक है कौन है? तो किलपैट्रिक है। प्रयोजन विधि के कौन है? किलपैट्रिक है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे ताकि यह गलती दोबारा ना दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनावादी संरचनात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम। क्या होगा इसका? यानी वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त उपागम सृजनवादी उपागम है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठा, सीखने में समृद्ध संसाधन। क्या होगा इसका बेस्ट आंसर? तो बेस्ट आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ना बंद कर देंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे या कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा कारण जानने का करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की या प्रबंधक की। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है सुगमकर्ता की, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता, माता पिता की असफलता। क्या होगा इसका बेस्ट आंसर? तो इसका बेस्ट आंसर होगा विद्यालय की असफलता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपलब्ध परीक्षण, आकलन, परीक्षा, अधिगम। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आकलन। क्या कहा जाता है? आकलन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षा व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं की आकलित करने के लिए किए जाते हैं तो उसको आकलन कहते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु तो सूचना प्रदान करते हैं, उसको आकलन कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट। अगला अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है
वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। और इस प्रकार अधगम अंतरण को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के अधगम अंतरण को क्या कहा जाता है? धनात्मक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। शोधकर्ताओं यानी शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय में कोई संबंध नहीं होता। या यह प्रमापीकृत उपकरणों पर आधारित होता है। यह न्यायाधीश पर आधारित होता है। क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन? यानी बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका फ्रेंड बेस्ट ऑप्शन होगा क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है फा एवं वा, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, और समझना हो तो इसको पॉज करके समझ सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड ना प्रदान करना। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रकृति का पता लगाना। क्या होगा इसका बेस्ट आंसर? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, यानी योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसके चुप रहने के कारण जानने का प्रयास करेंगे, यानी चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा उसके चुप रहने के कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, अंक या ग्रेड प्रदान करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही है। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अंक या ग्रेड प्रदान करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? अंक या ग्रेड प्रदान करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, इनमें से इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्या होगा इसका बेस्ट आंसर?
तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा यानी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर, कक्षा में एक इंडोर गेम आयोजित करवाकर, कहानी कथन विधि द्वारा, कक्षा के किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रण करवाकर। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको दिखाने का प्रयास, सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में असफल यानी बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वाले को दंडित करता है, उदासीन है जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होता, ना ही वे उभयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना असंभव है। क्या होगा इसका बेस्ट आंसर? तो इसका बेस्ट आंसर होगा प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। ऑप्शन ए सही होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? संज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारात्मक, रचनात्मक। क्या होगा इसका बेस्ट आंसर? क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये व्यवहारात्मक यानी सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है तो वह यानी सीखने के व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। क्या होगा इसका? व्यवहारात्मक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार प्रेरित। क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन? तो फ्रेंड्स इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, इस तरह से हम सभी क्वेश्चन, आज के टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, यानी 50 क्वेश्चन हो गए आज के, और कल के टोटल मिला के कितने हो गए, 100 क्वेश्चन। तो ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए भी प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आगे भी अभी 100 क्वेश्चन और हैं, अबाउट लगभग 100 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।